हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारी ऑनलाइन क्लास की और टॉपिक है डेड मोबाइल क्लास डे 1। और आज का जो बुलेट पॉइंट होगा ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट, डेड मोबाइल इंट्रोडक्शन एंड अदर सेक्शन, रिक्वायरमेंट फॉर सीपीयू, एंड लास्ट, हाउ टू वर्क पावर आईसी। और आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में जब आप फीस पे करते हो तो भी आपको नहीं मिलती। तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए ज़रूर देखेंगे। और लास्ट, जो भी मोबाइल रिपेयर कोर्स करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जुलाई की एक बैच है, फीस है मात्र 1999। और ये बैच अगर आपसे मिस हो जाती है तो नेक्स्ट बैच शुरू होगी 1 अगस्त से और फीस होगी ओनली 1999। नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है डेड मोबाइल। सबसे पहले आप देखेंगे डेड मोबाइल बेसिक इंट्रोडक्शन एंड अदर सेक्शन। इसके बाद आप देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीयू और हाउ टू वर्क पावर आईसी। ये 3 टॉपिक आज का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेड मोबाइल बेसिक इंट्रोडक्शन। तो डेड मोबाइल का बेसिक इंट्रोडक्शन पहले समझने के लिए कोई भी हम एक हार्डवेयर सॉल्यूशन देखते हैं, ताकि अगर कोई बिगिनर या फ्रेशर हो वो भी अपने इस चीज़ को रिलेट कर पाए। सबसे पहले डेड मोबाइल में कितनी कैटेगरी होती है पहले ये देख लेते हैं। एक होता है ऑटो एम्पियर कंजप्शन। ऑटो एम्पियर कंजप्शन में कुछ भी मिली एम्पियर या एम्पियर कंजप्शन बिना पावर की प्रेस किए करेगा जब भी आप डीसी मशीन को कनेक्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर से, तो ये ऑटो कंजप्शन करेगा। और एक कंडीशन होती है लो बूटिंग, एक होती है हाई बूटिंग, ठीक है, और एक नो बूटिंग की कंडीशन होती है। तो ये 3 कैटेगरी होती है, ऑटो एम्पियर, लो और हाई बूटिंग और नो बूटिंग की। तो ये 3 कैटेगरी में फ़ोन कैसे आता है पहले आप इसको बेसिक समझें। सबसे पहले यहाँ पे है पावर आईसी और सीपीयू। सीपीयू की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एलडीओ, बक और फ्रीक्वेंसी। ये 3 रिक्वायरमेंट सीपीयू की होती है। अगर ये पूरी हो तो ही सीपीयू बूटअप होता है या फिर बूटअप होने के लिए रेडी होता है, क्योंकि आगे का जो काम वो तो प्रोसेसिंग का होता है, प्रोग्रामिंग का होता है। क्योंकि सीपीयू को पावर आईसी अगर एलडीओ प्रोवाइड करा दे, बक वोल्टेज प्रोवाइड कराए और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा दे, क्योंकि सीपीयू के पास इंटरनल खुद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यहाँ पर आपको ये क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, यही क्रिस्टल पहले पावर आईसी इस क्रिस्टल को वोल्टेज देता है, ये क्रिस्टल फिर पावर आईसी को फ्रीक्वेंसी देता है। अब यही फ्रीक्वेंसी पावर आईसी सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। और दूसरी चीज, यहां पर देखेंगे ये वी बैट लाइन है, ये है वी बैट लाइन। वी बैट की सप्लाई सबसे पहले चार्जिंग आईसी के पास जाती है। चार्जिंग आईसी से इंटरनल एक मॉसफेट के द्वारा वही वी बैट की सप्लाई पावर आईसी को मिलती है। अब वी बैट की सप्लाई से ये जितने बक कॉइल लगे हुए हैं ये है बक कन्वर्टर्स। अब यहाँ पे जब वीपीएच की सप्लाई मिलती है, जो कि वी बैट की ही सप्लाई है, उसमें और कुछ भी नहीं है। वी बैट चार्जिंग आईसी में गया, बीच में एक मॉसफेट लगेगा, मॉसफेट के द्वारा कुछ मिली वोल्ट का ड्रॉपेज लेकर के आगे
ये आपके पावर आईसी को मिलेगा, और पावर आईसी के बाद जो बक कन्वर्टर्स हैं, बक कन्वर्टर ये अपना काम करेंगे और यहाँ पे एम्पियर बढ़ा करके वोल्टेज को डिक्रीज करके सीपीयू को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि बक वोल्टेज कैसे बनता है। बक वोल्टेज को अगर हम बनाना चाहें तो वहाँ पे वोल्टेज को कम करना होगा, तभी एम्पियर इंक्रीज होगा। ये है बक वोल्टेज का रूल। अगर आपको बक वोल्टेज जनरेट करना है यानी कि एम्पियर इंक्रीज करना है तो वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये सर्किट नहीं तो काम नहीं करता। तो यहाँ पर इसको मिलेगा, सीपीयू को पहले मिलेगा बक। अब यहाँ से ये जो एलडीओ ये बक कॉइल लगा है, इसी बक कॉइल के द्वारा यही बक कॉइल यहाँ पे पहले पावर से इसको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पियर इंक्रीज होगा और यही वोल्टेज वापस पावर आईसी में जाएगा और इसके बाद बनेगा एलडीओ। एलडीओ बनने के बाद में जितना एलडीओ सीपीयू के रिक्वायरमेंट का होगा वो सीपीयू को मिलेगा। अब यहाँ पर सीपीयू रेडी है बूटअप होने के लिए। इतना सारा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी मिलने के बाद में सीपीयू मतलब कि स्टार्ट होने के लिए रेडी होता है। सीपीयू के अंदर एक खुद की इसकी प्रोग्रामिंग होती है, खुद की याददाश्त बोलो, जिसको आप ईप्रोम बोलते हैं। ईप्रोम काम करता है ईएमएमसी को रीड करने का। शुरुआत में ये इसको रीड करता है। रीड करने के बाद में अगर सारी चीज़ें सही होती है तब ये इसकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है। अगर ईएमएमसी ब्लैंक हो तो फिर आगे प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगी, एम्पियर स्टक हो जाएगा। ईएमएमसी अगर शॉर्ट होगी तो भी प्रोसेसिंग फिर नहीं बढ़ेगी, एम्पियर भी स्टक नहीं होंगे, क्योंकि पावर का कहीं कंजप्शन हो रहा है बिना प्रोसेसिंग के आगे बढ़े, तो फिर प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ती, एम्पियर वापस से डाउन हो जाते हैं, तो लो बूटिंग में जाता है। अगर आप ब्लैंक ईएमएमसी भी लगा दो तो भी एम्पियर स्टक होगा। अगर एम्पियर स्टक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई वोल्टेज मिसिंग है या फिर शॉर्टिंग है। एक तो ये हुआ। आवाज कट रहा है? आवाज सभी को कट रहा है या एक दो को? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज आ रहा है सभी को? ओके, ठीक है ठीक है। अभी ठीक है आवाज? ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा फ़ोन काम करता है। सबसे पहले शुरुआत होती है वी बैट से। वी बैट सबसे पहले जाता है चार्जिंग आईसी के पास, तो फिर बनता है वीपीएच 2 नंबर पे। वीपीएच बनने के बाद यही वीपीएच जाता है हमारी पावर आईसी में। पावर आईसी में जाता है तो ये जाता है दो चीज़ों के लिए, एक तो बक बनाने के लिए और दूसरा इसी वोल्टेज से एलडीओ भी बनता है। कुछ हायर एलडीओ होते हैं, दो तरह के एलडीओ होते हैं, एक हायर एलडीओ और एक लोअर एलडीओ। तो हाई एलडीओ जो होते हैं वो बन जाते हैं वीपीएच के द्वारा भी, और वीपीएच यहाँ पे दो काम करता है, बक बनाने का और एलडीओ बनाने का। जो एलडीओ बनता है उससे फिर क्रिस्टल को पावर मिलती है। जो एलडीओ बनता है उससे क्रिस्टल को पावर मिलती है। क्रिस्टल को पावर मिलती है तो फिर फ्रीक्वेंसी बनती है, और फ्रीक्वेंसी बनने के बाद में ही बाकी का सिस्टम काम करता है, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। सिर्फ इतना। अभी एक और चीज़ को समझते हैं। अभी मैं YouTube के लिए डाल रहा हूँ वीडियो, बट ये वीडियो 2 से 3 दिन में हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि कर देंगे। अभी एक तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक टाइप की प्रॉब्लम होती है कि ईएमएमसी यहाँ पे लगी हुई है तो एम्पियर स्टक नहीं होंगे, ठीक है। जब आप ईएमएमसी निकाल दोगे, ये निकालने के बाद में एम्पियर स्टक होने लग जाएंगे। इसी ईएमएमसी को आप किसी और फोन में लगा दो तो वहां पे भी एम्पियर स्टक होंगे।
और इस फ़ोन में अगर आप नई eMMC लगा देते हो तो भी एम्पियर स्टक नहीं होता। ये एक तरह की दिक्कत होती है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आप सभी के लिए भी और यूट्यूब में जो भी इसको देख रहे हैं उनके लिए भी इस वीडियो में जो बताया गया इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। जब भी आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है, जब भी इस तरह का कोई फ़ोन आपके पास आता है बनने के लिए जिसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर आप eMMC चेंज निकाल रहे हो तो एम्पियर स्टक हो रहा है, नई eMMC लगा रहे हो तो भी वापस से एम्पियर स्टक होना बंद हो गया, लो बूटिंग या हाई बूटिंग में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे किसी और सेक्शन में कोई दिक्कत है, मतलब नेटवर्क में या फिर लाइट सेक्शन में, ऑडियो में, ठीक है, सिम सेक्शन में, किसी भी ऐसे सेक्शन में दिक्कत है जहां पर 1.8 2.8 की लाइन या I2C की लाइन कहीं पर डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए ये प्रॉब्लम बन रही है। ऐसा क्यों होता है? पावर आईसी से बहुत सारे एलडीओ वोल्टेज बनते हैं, बहुत सारे बक वोल्टेज बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्कीमेटिक में चलते हैं। स्कीमेटिक में डायरेक्ट हम पावर आईसी में चलेंगे, एलडीओ में। यहां पर आप देखेंगे ये पावर आईसी है, ये एलडीओ वोल्टेजेस हैं, और ये काफ़ी सारे एलडीओ वोल्टेज हैं, जैसे कि कैमरा के लिए है कैमरा कोर, कैमरा WLAN, RF, SW, कैमरा VCM, ठीक है, USB एंड ऑडियो, माइक्रो SD, ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर वोल्टेजेस बनते हैं जो एलडीओ वोल्टेज होते हैं। लेकिन इसमें से काफ़ी सारे एलडीओ जो होते हैं वो CPU के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ एलडीओ होते हैं जो अदर सेक्शन के लिए होते हैं, जैसे कि नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा और अदर I2C पुलअप, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शंस के लिए काफ़ी सारे एलडीओ रहते हैं, और कुछ एलडीओ स्पेसिफिक ओनली फॉर CPU, ठीक है। तो CPU के जो एलडीओ होते हैं, जो CPU के रिक्वायरमेंट के होते हैं, यानी कि CPU को बूटअप कराने के लिए, मतलब CPU को चालू कराने के लिए जो एलडीओ होते हैं, अगर वो मिसिंग होंगे तो फिर CPU आपका डायरेक्ट चला जाएगा लो बूटिंग या फिर हाई बूटिंग में। अगर शॉर्टिंग हुआ तो हाई बूटिंग, ओपन हुआ तो ज़्यादातर लो बूटिंग में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर एलडीओ वोल्टेजेस, देखो कौन है, कोई है क्या? अदर एलडीओ वोल्टेजेस जो कि दूसरे किसी सेक्शन के लिए होते हैं, जैसे नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा या फिर I2C के पुलअप के लिए, वो सभी जो वोल्टेजेस होते हैं उनमें अगर लीकेज, शॉर्टिंग अगर आ जाती है, ठीक है, इसके कारण भी फ़ोन लो बूटिंग या हाई बूटिंग में जा सकता है। लेकिन एक चीज़ को याद रखना है, अदर सेक्शन को ये सभी जो वोल्टेजेस हैं एलडीओ वोल्टेजेस कब मिलेंगे? अदर सेक्शन के लिए एलडीओ वोल्टेजेस कब बनते हैं? जब आपका CPU पूरा बूटअप हो जाता है, बूटअप होने के बाद में PS होल्ड, जब पूरा CPU बूटअप होता है और PS होल्ड बनता है, इसके बाद में पावर आईसी आगे के वोल्टेजेस बनाना शुरू करती है। कहाँ है PS होल्ड? ये है। कहाँ से आता है? CPU से। ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर यानी कि CPU। कुछ मॉडल में CPU PS होल्ड देता है, कुछ मॉडल में पावर आईसी PS होल्ड CPU को देती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्वालकॉम है, इधर MSM PS होल्ड कंट्रोलर दे रहा है पावर आईसी को 1.8 वोल्ट। PS होल्ड में मोबाइल फ़ोन के अंदर 1.8 होता है हमेशा। अगर PS होल्ड ना बने तो 1.8 कुछ मॉडल में इंजेक्ट करके आप देख सकते हो वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे, और जो वोल्टेज शॉर्टिंग होगा, नहीं बन रहा होगा, वो नहीं बनेगा उस समय भी। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो जैसे ही PS होल्ड बनेगा,
PS होल्ड बनने के बाद में जितने भी वोल्टेजेस हैं आगे के वो बनने लगेंगे, ठीक है। जब तक PS होल्ड नहीं बनेगा तब तक आगे के वोल्टेज नहीं बनेंगे। यहाँ तक समझ आया तो बोलो हाँ, मतलब लिखो हाँ। ठीक है। अब होता क्या है, अब हाँ मैं समझ गया, सबको समझ आ, अच्छा एक को नहीं आया समझ में, ओके, बाद में दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर बता, अभी यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ से आप दोबारा देख करके डाउनलोड कर लेना इसको, वहाँ पे समझ आएगा। और नहीं आएगा तो दोबारा आप मेरे को पूछ सकते हैं कल की क्लास में भी, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ अपने तरफ से, और यूट्यूब पे जाने के बाद 2 दिन में ये डिलीट भी होगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिनको भी ये डाउनलोड करना हो उधर से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहानी देखो, मतलब ऐसे कहानी की तरह इसको देख सकते हैं। सबसे पहले पावर आईसी ने सीपीयू को दिया वोल्टेज, वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वोल्टेज दो टाइप के, बक और एलडीओ, ये सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट थी वो दे दिया इसने। अब बाकी के जो सेक्शन वाइज वोल्टेज हैं, जैसे कि नेटवर्क का हुआ, ब्लूटूथ का हुआ, ठीक है, वाईफाई का हुआ, कैमरा के लिए, ये सब को भी पावर आईसी वोल्टेजेस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लेकिन ये है पार्ट 1, ये है, ये सब का सब है, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ओके होगा तो पार्ट 2 एक्टिव होगा, ठीक है। मान लो पार्ट 1 ओके है, अब ये पार्ट 2 में दिक्कत है, कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क, कुछ भी कहीं पर भी दिक्कत है, शॉर्टिंग है, वटेवर। अब जैसे ही यहाँ पे PS होल्ड आएगा, PS लिख रहा हूँ मतलब PS होल्ड है, चलो पूरा लिख देते हैं। PS होल्ड जैसे ही आएगा पावर आईसी को, आने के बाद में ये सभी वोल्टेजेस बनना शुरू होंगे। लेकिन मान लो नेटवर्क की लाइन पे कोई दिक्कत है और वहाँ पे वोल्टेज नहीं, मतलब वहाँ पे जो वोल्टेज की लाइन है वहाँ पे शॉर्टिंग है, 1.8 की लाइन में शॉर्टिंग है, या फिर कैमरा के 1.8 की लाइन में शॉर्टिंग है। अब ये शॉर्टिंग के कारण क्या होगा, जो एम्पियर बने थे वो डाउन हो जाएंगे, मतलब डीसी में जो एम्पियर कंजप्शन हो रहा था वो डाउन होने लगेगा। ठीक है। जब कोई भी एक सेक्शन को, मान लो किसी भी एक सेक्शन में कोई एलडीओ लाइन शॉर्टिंग में है, तो उसके कारण क्या होगा, जब वो वोल्टेज बनने लगेगा और वो दिखेगा कि शॉर्टिंग में है, और पावर आईसी को जब फीडबैक मिलेगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है वापस ज़ीरो हो गया, मतलब कि हर वोल्टेज का फीडबैक पावर आईसी को मिलता है, चाहे वो बाहर से मिले चाहे वो इंटरनली मिले। और जैसे ही दिखेगा कि वोल्टेज देने के बाद में भी PS होल्ड आ चुका है, आने के बाद भी इस लाइन पे 0 वोल्ट शो कर रहा है, तो दो कंडीशन बनेगी, या तो आगे बढ़ेगा सेट और उस जगह में हीटिंग बनते रहेगी, हीटिंग क्रिएट होते रहेगी, बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, या दूसरी कंडीशन बनेगी कि फ़ोन आपका वापस से ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे फ़ोन में जब आप eMMC निकाल देते हो, ये निकाल देते हो, तो निकालने के बाद क्या होता है कि इसका जो EEPROM है CPU का, वो इसको रीड नहीं कर पाता, प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ यहीं तक रहता है, पार्ट 1 तक एक्टिव होता है, पार्ट 2 एक्टिव नहीं होता। जब पार्ट 2 एक्टिव नहीं होता तो आपको एम्पियर स्टेबल दिखते हैं, eMMC दूसरी लगाते हो, फिर से रीड करना शुरू करता है, रीड करने के बाद पार्ट 2 में जाके यहाँ पे फिर से दिक्कत मिल जाती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो इस तरह से आपको काम करना है। ये इसलिए बताया गया ताकि आप CPU के बिहेवियर को समझ सकें, इसलिए नहीं बताया गया कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर पाएँ, ये बताया गया इसलिए सिर्फ ताकि आप CPU के बिहेवियर पैटर्न को समझ सकें कि कैसे CPU बूटअप होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, बूटअप होने के बाद में भी eMMC के कारण आगे क्या क्या होता है, EEPROM क्या काम करता है, मतलब
एक पूरे सीपीयू के मतलब वीपैट से लेकर के वीपीएच, वीपीएस से एलडीओ, बक, हर्ट्स, ये सारी चीज़ें, फिर पीएस होल्ड कब बनता है, ईप्रोम क्या काम करता है, ईएमएमसी को कैसे रीड करता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बताया गया, ताकि दिमाग में एक माइंड मैप बन सके कि किस तरह से आपको समझना है किसी प्रॉब्लम को लेकर के। लो बूटिंग आएगी तो कब आएगी, हाई बूटिंग तो कब, नो बूटिंग, ऑटो एम्पियर, ये सारी चीज़ें। ये एक हम बेसिक, हम यहाँ पे एक प्रकार से ओवरव्यू देख चुके हैं। अभी इतना कुछ जो मैंने बताया ये सारी चीज़ समझ में आई है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमने देखा डेड मोबाइल बेसिक इंट्रोडक्शन था ये, और अदर सेक्शन कैसे इफ़ेक्ट करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमने जो डेड मोबाइल रिपेयर करना है और बाकी हम जो भी सीखते हैं, जहाँ से भी सीखते हैं, यही समझते हैं ज़्यादातर कि सीपीयू और पावर का रिलेशन, और वही उसमें बूट सीक्वेंस वगैरह। बूट सीक्वेंस मतलब कि हम ये बोलते हैं कि बूट सीक्वेंस ही लास्ट एंड पॉइंट नहीं है, आखिरी पॉइंट नहीं है रिपेयर का, उसके आगे भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है, बक, एलडीओ और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, हाउ टू वर्क पावर आईसी कैसे काम करती है, अब इस तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अभी हम जाएंगे कि पावर आईसी काम कैसे करती है, हाउ टू वर्क पावर आईसी।